हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ाई की। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। बहुत आराम से समझेंगे, कोई बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल क्या होता है और स्फीयर क्या होता है, क्योंकि कभी कभार इसमें बात करते हैं, कभी कभार सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड स्फीयर, और कभी कभार बात करते हैं क्या, होलो स्फीयर। दोनों का डेरिवेशन एक ही तरीके से होता है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज। सबसे पहले समझो कि यूनिफॉर्म चार्ज मतलब होता है कि हर जगह चार्ज की अमाउंट बराबर बराबर है। अब थिन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल मतलब यहाँ हो रही है होलो स्फीयर के बारे में बात। क्या है? होलो स्फीयर है। मेटलिक चाहे होलो हो या फिर सॉलिड हो, कहानी दोनों में एक सी होती है। बस जो इंसुलेटिंग होता है, जो मतलब नॉन कंडक्टर होता है, उसमें बात अलग अलग होती है। लेकिन चाहे यहाँ होलो हो या स्फेरिकल हो, दोनों होलो हो या फिर सॉलिड हो, दोनों में एक ही बात होती है। सबसे पहले समझो आखिर कंडक्टर की क्या खासियत होती है। कंडक्टर की एक खासियत होती है कि जितना भी चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे होता है। कहाँ होता है? सरफेस पे। अब कोई कहेगा सरफेस पे क्यों होगा? क्योंकि सरफेस पे ही मिनिमम रिपल्सन होता है, फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सरफेस पे क्यों होता है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। हम लोग वो सब बाद में धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे, जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन इतना चीज़ जानो कि सरफेस पे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, मतलब यहाँ पे बोलो मिनिमम रिपल्सन होता है। जैसे अगर मान लो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर इस पर छोड़े जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो आखिरकार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इसलिए होंगे ताकि बराबर बराबर स्पेस एक्यूपाइड, मतलब मिनिमम रिपल्सन कर सकें। देखो, तो इसलिए कहा जाता है कि जब कंडक्टर सॉलिड हो या हॉलो हो, जितना भी चार्ज होता है उसके स्फीयर पे, मतलब सरफेस पे ही होता है। कंडक्टर की खासियत है कि जितना भी चार्ज होगा उसके सरफेस पे होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, इस तरीके से सोच रहे होंगे। देखो ध्यान से देखते हो। किसी ने कहा कि हमने स्फीयर बनाया है। स्फीयर वैसे ही होता है जैसे रसगुल्ला होता है। हमने क्या कहा कि यहाँ लाके तुमने क्या किए, यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब 100 इलेक्ट्रॉन तुमने लिए, यहाँ छोड़ दिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे ना, सब दोबारा कहाँ जाएंगे? इस सरफेस पे। मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं रुकेगा। क्या नहीं रखेगा? एक भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं रुकेगा। तो चाहे हॉलो हो, अगर मान लो सॉलिड था ना, सॉलिड तुम्हारा तुम गए हो इसको सेंटर पे जाके 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, वो इलेक्ट्रॉन देखना पूरे यहाँ आ जाएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो ये तो सॉलिड की बात थी, अगर मान लो क्या है, ये है हॉलो। क्या है? हॉलो। अगर हॉलो के हम सेंटर पे चार्ज छोड़ते हैं तो मतलब एक अगर चार्ज कहाँ आएगा? पहली बात तुम बड़ा दिमाग में खुद लगाओ कि हॉलो जो चीज़ है उसके सेंटर पे चार्ज रुकेगा ही नहीं। अगर मान लो तुम गए हो उसके सेंटर पे जाके चार्ज छोड़े, तो चार्ज नीचे गिर जाएगा, और जैसे ही नीचे गिरेगा तो फिर सरफेस पे आ जाएगा। इतनी सी बात आ गई समझ में कि नहीं? अब कई बुद्धिमान और बच्चे होंगे, वो कहेंगे भैया अगर हमने यहाँ एक थ्रेड बांधा नॉन कंडक्टिंग, और यहाँ हमने चार्ज लटका दिया, इलेक्ट्रॉन लटका दिए, तो क्या ये भी सरफेस पे आ जाएगा? मैं कहूँगा नहीं आएगा। तभी कंडीशन हो सकती है कि होलो स्फीयर के अंदर चार्ज। लेकिन इसकी बात होती नहीं है, ये बात होती है IIT एडवांस, जेईई मेंस, इन सब में एग्जामों में, या फिर IIT जो बुक है शायद उसमें क्वेश्चन मिल जाए, या फिर SC वर्मा में मिल जाए, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैंने इतना देखा नहीं है। मतलब इस तरीके की भी कंडीशन हो सकती है। बच्चों को बच्चे पता है ऐसे घुमाने के लिए होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ एक थ्रेड से उसके सेंटर पे 100 कूलम चार्ज लटका हुआ है, तो बताओ उसके सरफेस पे चार्ज कितना होगा? तो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। धीमे धीमे हम लोग बहुत कुछ अभी पढ़ने की बाकी है। अभी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा बहुत कुछ पढ़ते जाएंगे, फिर कैसे क्या पोलराइजेशन होता है, कैसे कहाँ कैसे कंडक्शन होता है, मतलब इस टाइप के टॉपिक पे भी डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन आगे आगे जैसे आगे आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे कि आखिरकार कहीं कैसे पोलराइजेशन होता है, कहाँ इंडक्शन होता है, कहाँ कंडक्शन होता है, कहाँ कैसे चार्ज डेवलप होता है। क्योंकि कई बार ऐसा अब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो
कठिन हो जाएगा, धीमे धीमे हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्पेयर है, चाहे होलो मान लो या सिलेंडर मान लो, क्योंकि ओवरऑल उसका जितना भी चार्ज आने वाला है वो सब सेंटर पे ही आने वाला है। कितना आने वाला है, सेंटर पे आने वाला है। हमने मान लिया कि पॉजिटिव भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज का पूरा सेंटर पे है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो हम मान के चलते हैं इसका रेडियस है आर, मान लेते हैं 7 मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह निकाली जा सकती है। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब पी पे पंजाब में, ऑन सरफेस एस पे शिमला में, और एक इनसाइड इंदौर में। आउटसाइड पे, सरफेस पे और इनसाइड में, इन तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुमसे पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज़ होंगी तो बहुत जल्दी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे तो तुम फोर्स की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। तो हम लोगों ने क्या जाना है कि यार किस तरीके से हमें काम करना है। तो यहाँ जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे गॉसियन सरफेस, मतलब या फिर गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आखिरकार गॉस ने क्या कहा है कि जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहाँ से एक इमेजिनरी सरफेस बना दो। इमेजिनरी सरफेस कैसा, वो भी क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस मतलब कैसा, 3D में। अब जो सरफेस गॉसियन सरफेस चूज़ किया जाता है वो अपने थोड़े दिमाग लगा के किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम सिमेट्रिसिटी, मतलब मैक्सिमम ये हो सकता है सिमेट्री हो जाए, या फिर बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आसान हो जाए। अगर तुमसे कहा जाए कि ए रसगुल्ला, तुम शादी में गए, तुम्हें एक रसगुल्ला छुपा के ले जाना है, तो कैसे छुपाओगे, तो उसे मतलब पूरा कवर करके ले जाओगे ना। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे। तो एक बात जहाँ तक देखने को मिलती है कि अगर कोई चीज़ स्फेरिकल हो तो अगर उसे स्फीयर से ही हम लोग कवर करते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है ज़्यादा आसान। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग इमेजिनरी एक ऐसा बना लेंगे गॉसियन सरफेस, हमने लिया और बना डाला। क्या बना डाला हमने, गॉसियन सरफेस बना डाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने डिस्टेंस मान ली है x। कितनी मान ली, x। तो हम लोग करने वाले हैं पहला केस क्या है कि बेन पॉइंट फील्ड लाइज आउटसाइड द स्फीयर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है क्या, x। जैसे मान लो हमने यहाँ से यहाँ के लेके मान ली है 20 मीटर, मान ली, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के हमने 20 मीटर मान ली है। अब अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ बेटा इसका हमें क्या पता करना है, चार्ज पता करना है, हम कहेंगे बेटा इसका तुम चार्ज पता करना है और इसकी तुम्हारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तुम्हें। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या करने हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम्हें मतलब सिग्मा की वैल्यू तुम्हें मालूम है। अगर तुम्हें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया है, एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि Q इक्वल टू क्या हो गया है, सरफेस एरिया क्या होगा, आखिरकार तुमने एक स्फीयर लिया है ना, ये स्फीयर है, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है तुमको भैया 10th क्लास में हल्का फुल्का सस्ता वाला याद आ रहा है, तो पढ़ा था 4πr²। हम कहेंगे बहुत सही है, और सिग्मा, इसका मतलब है कि इस स्फीयर पे इतना चार्ज है, कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ज है। अब हमने क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस बनाया है। ये बनाया है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बनाया है। इस गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। एक चीज़ याद रखना, एरिया किसका निकालना था, गॉसियन सरफेस का। तो ई मतलब पता है ई पता कौन सा है, ई पता है वही है इलेक्ट्रिक फील्ड
एट गॉसियन सरफेस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस। तो ई, फिर एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होगा? 4 पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है ना, एक्स स्क्वायर। तो ये रहा तुम्हारे पास फ्लक्स की वैल्यू 4 पाई x² ई। पहली इक्वेशन। इसमें कोई शर्माने वाली बात है नहीं है, ये तो हम लोग जनरली जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक ही आंसर, एक फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलने लगते हैं? उसे हम फ्लक्स बोलने लगते हैं। लेकिन जो गॉसियन की हेल्प से जो पता चला था कि गॉसियन ने एक अच्छी बात कही थी, गॉस ने, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपॉन परमिटिविटी होता है। ये पता क्या होता है? ये होता है नेट चार्ज इन गॉसियन सरफेस। मतलब गॉसियन सरफेस जो बनाया है उसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू। तो आखिरकार ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज यही तो है। इतना कितना चार्ज है? तुम कहोगे भैया अभी हाल निकाला है 4 पाई r² और ए रहा आंसर। अब यहाँ हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं? स्पेस, मतलब वैक्यूम की, तो हमने एप्सिलॉन नॉट ले लिया है। तो हमारे पास कितने फ्लक्स के आ गए आंसर? फ्लक्स इक्वल टू 4 पाई x² ई, एक पहली वैल्यू, और दूसरी हमने गॉस लॉ से निकाल ली है। क्या निकाली है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? 4 पाई r² और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों चीज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों? दोनों को अलग अलग फॉर्मूले से निकाला है लेकिन दोनों चीज़ हैं एक ही। तो हम क्या करेंगे? एक पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई x² ई इक्वल टू 4 पाई r² सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखो इतने को हम क्या बोल सकते हैं? इतना ही क्या है? चार्ज ही तो है, Q। तो उसको तुम ऐसे ही लिख सकते हो 4 पाई x² ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई है? 1/4 पाई x² Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर तुम्हें देखने को मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x²। E की वैल्यू क्या रही? E की वैल्यू यहाँ तक कन्फर्म? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। अब इसकी चार्ज से तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम चार्ज की वैल्यू क्या रखते हो। 4 पाई r² रो रखोगे तो ये चीज़ इसमें मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r²। अगर ये सब वैल्यू गिवन है तब जाके रखना, और x²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² x²। इसको इससे भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुम कब यूज़ करोगे? कि जब तुम्हें r एंड x एंड रो की वैल्यू गिवन हो, तब जाके हम ये वाला चीज़ यूज़ करते हैं। अगर तुमसे डायरेक्ट कोई कह दे कि जो स्फीयर है, सेल है, उसका चार्ज इतना है, तुम्हें फिर ये वाली यूज़ करनी है। और अगर तुम्हें दे दिया गया कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, आखिरकार उस स्फीयर का रेडियस इतना है और इतनी दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो ये वाला यूज़ करेंगे। अब कहोगे भैया ये तो लगता है बहुत आसान। ये चीज़ बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। हमें बेसिकली लिखना पड़ता है वेक्टर में। तो वेक्टर में इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे देखो बेटा, यहाँ देखो, कहाँ देखो, यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जा रही हैं कि नहीं? ऐसे जा रही हैं कि नहीं? मतलब आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में जा रही हैं? जिस डायरेक्शन में रेडियस है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए कई बार बोला जाता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे लिख दो कि इसके ऊपर एक तीर लगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x² और r वेक्टर। ये रहा कहाँ? वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अब तुमसे कभी कभार क्या पूछा जाएगा कि इसके कहाँ निकाल दो? बोलो कहाँ निकालना है? सरफेस पे। क्या निकालना है? सरफेस पे। ऑन सरफेस। ऑन सरफेस का मतलब ये चार्ज है
और इसके यहीं सरफेस पे निकाल लें, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है। क्या निकालना, इतनी दूरी पे निकालना है। तो कहानी भाई कि गॉसियन सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, यहीं निकालना है, तो इसी पे गॉसियन सरफेस बना देंगे ऐसा। तो फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम गॉस लॉ से निकालेंगे, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरी इक्वेशन हो गई है। दोनों इक्वेशन इक्वेट कर देंगे, ई इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई, सॉरी ये आर है, आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको करोगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या रहा आर स्क्वायर, क्योंकि जब जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो आखिरकार उसके अंदर इतना ही चार्ज इन्वॉल्व होगा। अब कई बार चार्ज की अगर तुम लिखना चाहते हो तो 4 पाई आर स्क्वायर रो, इसकी वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो, क्या कर दो पुट कर दो, तो करोगे तो तुम्हें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर रो अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी आनी चाहिए। देखो इसी इक्वेशन ने सब कुछ कर दिया कि नहीं, अगर x की वैल्यू r के बराबर रख दो, देखो x की वैल्यू r के बराबर कब होगी जब ऑन सरफेस तुम निकाल रहे होगे, बस। तो ये रहा तुम्हारे पास आंसर। वेक्टर में वही लिखना है तो कुछ नहीं, वेक्टर में r ऐसे वेक्टर लगा देना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रेडियस है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब जो तुम्हारे पास तीसरा केस निकल के आता कि बताओ यार इसके इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर है, और इस तुमसे पूछा जाए कि इसका सेंटर है यहाँ से लेके इसकी रेडियस है 7 मीटर, और तुम इस पे निकालो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 3 मीटर। तुमसे कहा जाए कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती वहीं से हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस बनाया है, तो हाँ बना लिया है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। तुम कहोगे लो ही हमने बना लिया गॉसियन सरफेस, तो हम कहेंगे बता बेटा यहाँ गॉसियन सरफेस है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तुम कहोगे फ्लक्स इक्वल टू होगा भैया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई मान लिया हमने, ई इंटू इस गॉसियन सरफेस का एरिया, तो हम कहेंगे 4, यहाँ जो 3 है तो यहाँ से लेके हम डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी बाई, मतलब बाई इक्वल टू 3 मीटर है। तुम कहोगे 4 पाई वाई स्क्वायर, 4 पाई वाई स्क्वायर, पहली इक्वेशन बन गई है। अब हम बनाते हैं, ये तो हो गई आसान सी बात। अभी हमें पता नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फलाना ढिकाना ढमकाना, मतलब बेसिकली बना लिया है। अब गॉसियन ने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन परमिटिविटी के बराबर होता है। ये बताओ ये चार्ज पता कौन सा चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ये बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुम कहोगे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा गॉसियन सरफेस के अंदर, क्या नहीं आ रहा, कोई भी चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि चार्ज की वैल्यू क्या हो गई है 0, तो आंसर क्या है 0, मतलब इसमें इस गॉसियन सरफेस में से कोई भी फ्लक्स पास हो ही नहीं रहा है। ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसको इसके बराबर रख दो, ई 4 पाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ई की वैल्यू हो गई है 0, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिर का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालना है। बिल्कुल कोई भी कठिन नहीं है। हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 0। अब ऐसा नहीं कि 3 मीटर पे तुम कंडक्टर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे वहाँ 0 ही आएगी। तुम कहीं भी निकालो,
कहीं भी गॉसियन सरफेस बनाओ, कहीं भी कुछ भी करो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही आती है। इसलिए कुछ दिन पहले हमने जब शायद मैं था जब 11th-12th में, तो एक शायद डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफी पे एक शो आता था। उसमें 2 पति पत्नी रहते थे और अपने ऊपर ऐसे एक मेटलिक की कपड़े पहनते थे चेन वाले, और वो लोग पता क्या करते थे, एक हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पास होती थी उसको टच करते थे और उन्हें कुछ भी नहीं होता था। उनको कुछ भी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि आखिरकार इनकी बॉडी इस मेटलिक बॉडी के अंदर है ना, और मेटलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब होता है कि वहाँ चार्ज पहुँच ही नहीं पाता है, और चार्ज नहीं पहुँचेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगी तो झटका नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बरसात हो तो हमेशा कोशिश करना कि कार के अंदर ही बैठे रहना। क्यों बैठे रहना कार के अंदर? क्योंकि जो कार होती है वो होती है मेटलिक, और अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाती, मतलब कोई भी चार्ज नहीं आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर, उसकी कैविटी मतलब उसका होल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया गया बहुत सारी फील्ड में। शायद इसे इलेक्ट्रिक शील्डिंग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी कुछ शील्डिंग नाम से भी इसका जाना जाता है। आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इसका किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। अब जो मेन आता है वो आता है ग्राफ। क्या आता है? ग्राफ। 3 कंडीशन आ रही हैं, आउटसाइड, दूसरा सरफेस पे, और तीसरा इनसाइड। क्या है? इनसाइड है। तो हम लोग आखिर का जो बनाते हैं बेसिकली किसके बीच में बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और जो हम लोग बेसिकली डिस्टेंस ले रहे थे x, मतलब सेंटर से दूरी। देखो सबसे पहले हम देखो इनसाइड, मतलब अगर मान लो एक कंडक्टर है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी रेडियस है 7, मतलब जैसे बोलते हैं r, 7 सेंटीमीटर। तो हम ये कहते हैं कि 1 से लेके 7 सेंटीमीटर 7 मीटर तक तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि r दूरी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी 0। मतलब ये जो इतना ग्राफ बन रहा है वो इनसाइड का बन रहा है, इनसाइड कुछ भी नहीं होती है। अब तुमसे कहा जाए कि इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो सरफेस पे होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ जो हम बनाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाएंगे तो क्या होंगे? r, ई की वैल्यू सरफेस पे कितनी होती है? तुम कहोगे सरफेस पे इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रहे पॉइंट। ये थोड़ा हो रहा है, जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। ये रहा तुम्हारा ग्राफ। देखो इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि कई लोगों को इसमें नहीं समझ में आता है। तो इसको अपन इस तरीके से समझेंगे कि जैसे मान लो हमने क्या बना दिया है, एक स्फीयर बना दिया है। क्या बना दिया? एक स्फीयर बना दिया है, वो उसकी रेडियस है 7, और ये रही उसकी जनरल डिस्टेंस। तो इस तरीके को याद करोगे कि देखो ये इनसाइड वाला पार्ट है, जितना जो पूरा है ना ये इनसाइड वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है ये ऑन सरफेस है, और ये जो यहाँ इसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक का आ रहा है, जो पूरा आ रहा है, ये आउटसाइड वाला है। ग्राफ थोड़ा याद रखना। बेसिकली आखिरकार इसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन ऑफ ई विथ आर। इस ग्राफ का नाम रखते हैं वेरिएशन ऑफ ई विथ आर फॉर अ स्फेरिकल सेल। अब देखो चाहे सॉलिड हो
या क्या होता है हॉलो, सबके लिए एक ही तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। अगर कहीं तुम्हें देखने को मिल जाए कि क्या बोलते हैं सॉलिड, कंडक्टर होना चाहिए। अगर इंसुलेटिंग स्फीयर है ना सॉलिड, तो आंसर बदल जाएगा, तो आंसर बदल जाएगा। ये वाला पता कितने लोगों के लिए वैलिड हो जाता है, यही डेरिवेशन। देखो पहला हो जाता है हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए भी, क्या हो जाता है हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी यही हो जाता है। और तीसरा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी इसी डेरिवेशन को तुम यूज़ कर सकते हो। समझे कि नहीं? तो ये हो जाता है 3 जगह। लेकिन कहानी कब बदल जाती है, कहानी तब बदल जाती है जब क्या हो, सॉलिड इंसुलेटिंग हो, इंसुलेटिंग स्फीयर। अगर सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है तो कहानी अलग होती है, उसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग बाद में। लेकिन इतना समझ लो कि सॉलिड इंसुलेटिंग के लिए ये सब नहीं होगा वैलिड, उसके लिए कहानी अलग बनती हो। अगर मैं थोड़ा याद दिलाऊं तो उसके लिए ग्राफ कुछ बनता है ऐसा, और जबकि इसके लिए बनता है इस तरीके का। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे दिमाग में सेट करना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ तुम्हें समझ में आए और फील भी हो। देखो कि मतलब जो इनसाइडिंग वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं आ रही है, सरफेस पे इसकी ये होती है। और जैसे हम देखो यहाँ जो फॉर्मूला क्या हो रहा है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता क्या है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या रहा है, Q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली क्या रिलेशन बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और जहाँ भी कहीं तुम्हें इन्वर्सली वाला रिलेशन दिखे जिस भी चीज़ में, तो ग्राफ तुम बना देना हमेशा ऐसा। ये कुछ टिप्स ट्रिक हैं जिनको तुम्हें याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे करते हैं कुछ रिलेटेड से डाउट्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो तुम्हारे पास और अच्छे से भी मतलब दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, उस तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्फेरिकल सेल है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि क्या है, तुम्हारे पास एक है स्फेरिकल सेल। क्वेश्चन ये रहा, स्फेरिकल सेल ये है कि इसके मेटलिक सेल है, तो इसका जो रेडियस है आर की वैल्यू जो हम मान लेते हैं, वो मान लेते हैं 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। और इसके पास क्यू चार्ज की वैल्यू इसके पास है 0.2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। क्या होता है, 10⁻⁻⁶ कूलाम है। अब इन्होंने कहा है कि इसके इनसाइड फील्ड निकालो, दूसरा कहा है कि आउटसाइड निकालो, मतलब ऑन सरफेस निकालो, और तीसरा कहा है कि 3 मीटर फ्रॉम सेंटर पे निकालो, मतलब सेंटर से 3 मीटर दूरी पे। देखो इनसाइड तो पूरी दुनिया जानती है कि इनसाइड तो कंडक्टर पे 0 होती है। अब ऑन सरफेस हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या निकालना, ऑन सरफेस। तो ऑन सरफेस का आखिर का तुम्हारे पास फॉर्मूला था कि E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। 9 × 10⁻9 Q की वैल्यू कितनी है, 0.2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। आर की वैल्यू कितनी है, 0.25 स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हें आराम से आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो शायद कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई बड़ा दिमाग लगाने वाली बात थी। सारी वैल्यू रखोगे, मैं कुछ क्वेश्चन को अगर दिया जाता तो मैं ऐसे करता, 0.2 × 10⁻⁻⁶ और 1/4 का स्क्वायर। ये हो जाता 9 × 10⁻9 × 0.2 × 10⁻⁻⁶ × 16। सॉल्व कर दोगे, 18 × 16 10⁻+3। सॉल्व करने में तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा 280 ऐसे कुछ आएगा, × 10⁻3। देख लेना।
दूसरा हो जाता है, तीसरा आता है कि 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हम लोगों ने क्या क्या रखा है कि E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 3 मीटर, तो 9 इंटू 10⁻9, इसकी वैल्यू Q की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 10⁻6, और 3 इंटू 3 ये हुआ कैंसिल, तो 0.2 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया है 22 न्यूटन पर कूलम। बस हो गया सॉल्व। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई परेशान नहीं होना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक आसान तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकालते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, देखो गॉस ने कितना काम आसान कर दिया। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालने जा रहे होते ना, तुम्हारे पसीने छूट जाते सॉल्व करने में। तुम्हें डेरिवेशन इतना कठिन लगता है, इसकी हद नहीं, मतलब गॉस ने कुछ तो आसानी करी है ना। तो ये बताओ कि यहाँ तक तुम्हें पढ़ने में कैसा लगा है, कितना आसान लगा, कुछ कठिन लगा, क्या लगा, किस तरीके की तुम्हारी फीलिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।